हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का जो टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है ना। फिर इस पर बेस्ड हम 1.5 के क्वेश्चंस करेंगे। तो 1.4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के 1.4 एक्सरसाइज तक भी ज़रूर देख लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। किसी भी सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले तो वो कौन सा सेट होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट समा जाते हैं। सबसे बड़ा वाला सेट, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू। तो मैंने मान लिया यू एक यूनिवर्सल सेट है और उसका एक छोटा पार्ट है ए, सबसेट है। यू का एक सबसेट है, उसका एक छोटा पार्ट है ए। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पर हम किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए यू का सबसेट है। हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर यू के एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे, मगर ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है। यूनिवर्सल सेट में ए को हटा देना है। तो एक तरीके का ये क्या है, डिफरेंस ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, डिफरेंस ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं। तो ये एक तरीके का डिफरेंस ही है। आपको यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए वाले एलिमेंट हटा दो, तो यूनिवर्सल में जो एलिमेंट बचेंगे वही होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है ए डैश। ये डिनोट करता है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये यू के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंस करना है ना। तो डिफरेंस करने के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट ही चाहिए होगा, उसमें कोई चारा नहीं है। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट गिवन होना बहुत ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए डैश क्या होगा, ए डैश एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर किसके एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, मगर ए के नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो यू के हैं मगर ए के नहीं हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, ए डैश का कैसे बना, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो देखो एग्जाम्पल से बेटर समझ जाओगे। ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक ए सेट है, मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल में से जो ये वाले एलिमेंट हैं इनको हटा दो। तो 1 3 5 7 9 गया, तो जो बचा वो लिख दो। तो 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 2 4 6 8। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसका वेन डायग्राम समझ लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, और ये एक सर्कल है, ए सेट है। मुझे चाहिए एक ऐसा शेडेड पोर्शन जो ए का कॉम्प्लीमेंट हो। ए ये ना भाई, ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7 9, है ना। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 1 3 5 7 9 तो ये आ गए, ये लो भाई इसमें डाल दिए। बचे 2 4 6 8 10, ऐसी तो होगा भाई। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे आ गए ना, 10 के 10, इसकी बाउंड्री के अंदर 10 के 10 आ गए। तो ए के जो एलिमेंट है वो मैंने ए के अंदर लिख दिए। तो बाहर वाले, यानी कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसका ये वाला पोर्शन क्या होगा, शेड होगा। तो अगर आपको बोले कि इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, जैसे ये ए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, तो वो क्या होगा, बाहर वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो बच गया वो ए डैश होगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉज, यानी कि अगर आपने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करा, देखो इसको वेन डायग्राम से समझ लो या यहीं से समझ लो। देखो आपको क्या करना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है, इसको जोड़ना है। यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है, ए डैश में भी है। अगर देखो, अगर आप इन दोनों का यूनियन कर दो तो यूनियन क्या मिलेगा, देखो जरा,
अगर इन दोनों का यूनियन कर दो तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिला कि नहीं। तो ये सारे का सारा कैसा सेट है, ये यू ही तो है, ये यूनिवर्सल सेट ही तो था। तो यानी कि अगर आपने ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में यूनियन कर दिया तो वापस से आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। लेकिन अगर आप कॉमन निकालो इनमें, देखो जरा इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में, भाई इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं। तो किसी भी सेट के और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये कैसा सेट होगा, नल सेट होगा, फाई। ठीक है। अगला जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ आपका 12th क्लास में भी यूज़ होगा और 11th में तो इसका यूज़ है ही। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यानी कि अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या होगा, डैश ए के ऊपर भी जाएगा बी के ऊपर भी जाएगा, मगर यूनियन से क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। ऐसे ये भी है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो ए डैश भी होगा बी डैश भी होगा, मगर इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन। तो बस होता क्या है, अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाता है। तो अगर आपको बोलेगा ए यूनियन बी डैश क्या होगा, तो आप बोलोगे ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन बीच में, क्योंकि यूनियन है तो इंटरसेक्शन। और अगर आपको बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए डैश बी डैश बीच में यूनियन। तो ये होते हैं हमारे डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मान लो ए डैश तो था ही पहले से, आपने उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो आपको वही सेट वापस मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ए डैश है, मैंने बोला इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि ए डैश का डैश। तो अब क्या करोगे आप, निकलेगा तो यूनिवर्सल से ही ना, ए डैश ये सेट है। अब क्या करा, यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट हटा दिए, 2 4 6 8 10 हटा दिए, तो क्या बचा, 1 3 5 7 9 ही तो बचा। तो देखो ये ए ही तो हो गया। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से क्या मिलेगा आपको, ए सेट वापस से मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, अगर आपने, ये है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। फाई डैश का मतलब होता है कि एक खाली सेट था, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। देखो भाई, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है भाई, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 ही मान लेते हैं बस। और आपके पास एक सेट है खाली बिल्कुल। फाई क्या होता है, खाली सेट। आपको उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, यू में से फाई माइनस ही तो करोगे। भाई इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा मैं, इसको यूनिवर्सल में से माइनस करूंगा, तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो यूनिवर्सल में से जब माइनस करूंगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल ही आ जाएगा। यानी कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब एक बड़ा वाला सेट है, उसमें से आप खाली सेट माइनस कर रहे हो, तो भाई आपको यू ही तो मिलेगा वापस से, है ना। लेकिन अगर आपने u का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, देखो ये यूनिवर्सल है, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से ही u माइनस कर दिया, तो आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भाई किसी सेट को उसी में से आप माइनस कर रहे हो तो सारे एलिमेंट ही तो कट जाएंगे, तो कुछ भी नल सेट मिलेगा आपको। तो अगर आपने नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या मिलता है, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या मिलता है, नल। तो खाली का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो भरा हुआ मिल जाएगा, और भरे हुए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल खाली। ठीक है भाई। तो ये चीज़ की प्रॉपर्टीज। अब करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है। पहले बोल रहा है ए डैश बताओ, ठीक है बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाले एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से हटा दो। 1 2 3 4 हट गया तो 5 6 7 8 9 आंसर होगा, 5 6 7 8 9 आंसर होगा। फिर बोल रहा है बी डैश बताओ, ठीक है बता देते हैं। बी डैश है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हटा दो, बचा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 लिख दिया ये भी। थर्ड में बोल रहा है,
पहले ए यूनियन सी करो, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट बताओ। पहले ए और सी का यूनियन कर लेते हैं। तो ए यूनियन सी क्या होगा, सारे के सारे ए वाले और सी वाले आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ये 6 एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचा 7 8 9, तो आंसर होगा 7 8 और 9। उसके बाद बोल रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करो। तो पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो गया, ए वाले सारे बी वाले सारे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4 तो गए, 5 लिखना पड़ेगा, 6 गया, 7 लिखना पड़ेगा, 8 गया और 9 लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 5 7 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए डैश का डैश, तो अभी हमने पढ़ा था, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस से क्या मिलेगा, ए, और ए कितना है 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। और लास्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले बी माइनस सी कर देते हैं। बी माइनस सी, पहले क्या करना है आपको, बी में से सी हटा दो। तो बी में से बी ये रहा, इसमें से सी हटाना है, मतलब 4 और 6 कट जाएगा, 4 और 6 कट जाएगा, 2 और 8 बचा। तो 2 और 8 बचा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से 2 8 हटा दो। तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 हट गया, 9 लेंगे। तो ये होगा हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, बोल रहा है इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। तो ए डैश क्या होगा, ए बी सी हटा दो, ए बी सी हटा दो, क्या बचा, डी ई एफ जी और एच। फिर बी डैश मतलब डी ई एफ जी हटा दो, ये 4 हट गए, बचा गया ए बी सी और एच, ए बी सी और एच। फिर बोल रहा है सी डैश मतलब ए सी ई जी हटा दो, ए हट गया बचा बी, सी हट गया बचा डी, ई हट गया बचा एफ, जी हट गया बचा एच। उसके बाद डी डैश एफ जी एच, एफ जी एच तो हटाना ही है, साथ में ए भी हटाना है। तो बी सी डी ई बचेगा, बी सी डी और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। बोल रहा है आप यूनिवर्सल सेट किसको मानो, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान लो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नेचुरल नंबर आप जानते हो उसको आप यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट मानो। फिर बोल रहा है इनके कॉम्प्लीमेंट लिखो। उसको मान लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यूनिवर्सल मान लिया, अब मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। पहले बोल रहा है सेट है इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो भाई, नेचुरल नंबर में से आपको इवन हटाने हैं, तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो सिंपल सा ही था। फिर बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से ऑड हटाने हैं, तो क्या बचेगा, ऑड हटा दिए तो बचेगा इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी। उसके बाद बोल रहा है इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये एक सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 के टेबल, 3 6 9 12। ये एक ऐसा सेट है और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब मुझे इन एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर से हटाना है। देखो भाई, नेचुरल नंबर में भी 2 तरीके के एलिमेंट होंगे, या तो 3 के टेबल में आएंगे या 3 के टेबल में नहीं आएंगे। जैसे 3 आ रहा है तो 1 2 थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक सेट है जो 3 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो बचा गया जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। भाई 3 का मल्टीपल है, उसका उल्टा क्या हो गया, उसका मतलब रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3 का मल्टीपल नहीं है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 3 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि प्राइम नंबर। देखो भाई, फिर से वही बात, नेचुरल नंबर में 2 चीज़ें आती हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आप सब जानते हो, जो अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, 2 भी होता है, 1 नहीं होता, याद रखना।
1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे प्राइम नंबर क्या होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। फिर इसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 12, 15 ये सब। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है ना। लेकिन 1 याद रखना, 1 दोनों में नहीं आता भाई। अगर मान लो मैंने बोला या तो ऑड है या इवन है ना। अगर ऑड नहीं है तो इवन होगा, इवन नहीं है तो ऑड होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये प्राइम नंबर है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सारे प्राइम नंबर जब हट गए तो बचे क्या, कंपोजिट नंबर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, x such that x is a positive composite number and x equal to 1। देखो भाई यहाँ पर 1 को लेना पड़ेगा क्योंकि 1 तो दोनों में ही नहीं आया ना। अगर आप प्राइम नंबर का कंपोजिट करोगे, ठीक है, 2 हटेगा 3, 1 थोड़ी हटेगा, 1 तो आएगा ना। तो मैंने क्या करा, सारे के सारे कंपोजिट लिख दिए क्योंकि कंपोजिट में भी 1 नहीं आया, तो 1 को फिर अलग से जगह देनी पड़ेगी इस सेट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। बोल रहा है ऐसा नंबर जो 3 और 5 के टेबल में आता हो। तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं ऐसा नंबर बोलूँगा जो 3 और 5 के टेबल में नहीं आता होगा। तो क्या लिखेंगे, x such that x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। आपको बस हर चीज़ उल्टा करके लिखनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3-4 इसमें क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें वो वाले एलिमेंट है जो 3-5 के टेबल में आते हैं। तो मैंने एक ऐसा सेट बनाना है जो 3-5 के टेबल में नहीं आते, तो बस नॉट लगा दो और कुछ दिक्कत नहीं है। बोल रहा है x such that x is a perfect square। तो उसका उल्टा क्या होगा, x such that x belongs to natural number and not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ऐसे ही यहाँ पर परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें ये जो सेट है ना, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3। देखो 5 उधर गया, 3 सिर्फ एक एलिमेंट है बस। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर में से ये 3 हटा दो तो बचा क्या। तो क्या लिखेंगे, x such that x, सारे के सारे नेचुरल नंबर बच गए बट x नॉट इक्वल टू। तो ये एक इसका कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे मगर 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का ही तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। और यहाँ से देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, x such that x belongs to natural number but x not equals to, x 2 नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है ये एक ऐसा सेट है जिसमें 7 या 7 से ज़्यादा नंबर है, मतलब 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसा मुझे निकालना है इसका उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो क्या एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 और, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना तो 7 से ऊपर के तो सारे हट ही गए, तो बचा गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो ये एक ऐसा सेट है 2x ग्रेटर देन 10 में से 1 गए 9 और x हो गया 9/2 मतलब 4.5। तो यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिसमें 4.5 यानी कि 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं, मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बचा क्या 1 2 3 4 ही तो बच गया बस भाई। 5 से बड़े वाले तो हटा दिए ना सारे, तो नेचुरल नंबर में बचा क्या, 1 2 3 4 बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है इन दोनों को इक्वल प्रूफ करो। देखो भाई इसमें पहले देखो रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है। पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी हो गया, ए वाले सारे बी वाले सारे, तो 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, ये ए यूनियन बी हो गया। उसके बाद आपको ए डैश भी चाहिए, तो ए डैश निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 इसमें से हटा दो, 2 4 6 8 हट गया, बचा गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये भी हो गया। उसके बाद मेरे को बी डैश की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 3 5 7 हटा दो,
तो 2 3 मतलब 1 आया, 2 3 हट गया, 4 5 हट गया, 6 7 हट गया, 8 और 9। ए यूनियन बी भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट भी आ गए, और ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन देख लो, अब दोनों में कॉमन है 2, बस मेरे ख्याल से दोनों में बस 2 ही कॉमन है। ठीक है भाई, जो जो चीज़ें चाहिए थी दोनों पार्ट के लिए मैंने सारी यहाँ पर निकाल ली। ठीक है ना। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो ज़रा। मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 हटा दो, 2 3 4 5 6 7 8 हट गया, तो बचा क्या, 1 और 9 ही तो बचा। तो यहाँ पे आया 1 और 9। और फिर क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो 1 और 9 ही तो है, 1 और 9 ही तो है दोनों में कॉमन। तो देखो इक्वल हो गए ना दोनों। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं। ये भी 1 9 ये भी 1 9। अब यहाँ पर आओ, पहले बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 हटा दो, 2 हट गया तो 1 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर बोल रहा है दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मतलब ए वाले सारे बी वाले सारे, मतलब ए डैश वाले सारे बी डैश वाले सारे। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, और तो देख लो दोनों इक्वल है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ थे जो हमने यहाँ पर प्रूव करे थे। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रूव भी हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोला इनके वेन डायग्राम बनाओ, जो वेन डायग्राम हमने सीखे थे। देखो भाई, बोल रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने आपको सिखाया था कि ए यूनियन बी, ये मान लो एक सर्कल है, ये ए है ये बी है। मैंने आपको बताया था ये वाले दोनों ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको बताना है इनका कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये है ए यूनियन बी, तो इसका उल्टा क्या होगा, बाहर का बचा हुआ पार्ट नहीं होगा। सोचो आप भाई, अगर ये वाला पार्ट ए यूनियन बी है तो बचा हुआ पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आपको बोले कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, तो आपको ये बाहर वाला पोर्शन क्या करना है, शेड कर देना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा बचा हुआ पोर्शन। क्लियर है यहाँ पर। फिर बोल रहा है ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी डैश बताओ, ए डैश कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताओ। इसका वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इन दोनों के वेन डायग्राम बिल्कुल सेम है। भाई ये दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों के वेन डायग्राम क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ए यूनियन बी डैश का जो वेन डायग्राम है वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। भाई अभी तो हमने प्रूव करा कि ये दोनों सेट इक्वल होते हैं, तो इनके वेन डायग्राम भी तो बिल्कुल सेम ही होंगे। तो ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ, बिल्कुल सेम बनेगा। यानी कि अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाने को आता है तो उसका भी वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, यूनिवर्सल है। तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बचा हुआ पार्ट। भाई ये वाला पार्ट तो हो गया कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब जो भी बच गया वो सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा।
तो अगर आपको बोले कि भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, तो आप क्या करोगे, सारा पोर्शन शेड करना है, सब कुछ शेड करना है, मगर बस ये बीच वाला पार्ट शेड मत करना। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और फिर बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों, ये दोनों सेट इक्वल होते हैं, तो इनके वेन डायग्राम्स भी क्या होंगे, सेम। तो अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाने को आए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने को आए, तो उसका भी वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखो भाई, 6th में बोल रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट क्या मान लिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी तरह के आप ट्राइंगल्स जानते हो वो सब इसके अंदर आ गए। अब चाहे वो स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, जितने तरीके के आप जानते हो उन सब का सेट हो गया यू, यूनिवर्सल सेट। बोल रहा है ए एज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो मतलब समझो, मतलब क्या है। ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो वाले ट्रायंगल्स आ रहे हैं जिनके जो एंगल्स हैं कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग है। देखो भाई, हम देखेंगे कि इस सेट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के ट्रायंगल आ रहे हैं। देखो भाई, क्योंकि इसने वर्ड यूज कर दिया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है या एक एंगल 60 से अलग, या दो एंगल 60 से अलग, या तीनों एंगल 60 से अलग। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम एक एंगल 60 से अलग चाहिए, मतलब दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि होते ही तीन है तो तीन तक जाएंगे मैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ जिसमें तीनों एंगल 60 से अलग हैं। जैसे मान लो मैंने ये 70 मान लिया, तीनों का सम होता है 180, ये 70 हो गया, तो कह सकता हूँ ये 55 हो जाएगा। यहाँ पे तीनों एंगल क्या है, 60 से अलग है। भले ये दोनों सेम है लेकिन है तो तीनों 60 से अलग। अब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिनमें तीनों एंगल क्या हो रहे होंगे, 60 से अलग। कभी आप इसको 65 मान लो, कभी 85 मान लो, 95 मान लो, 100 मान लो, बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिनके तीनों एंगल 60 से अलग हैं। अब मैं आपको वो वाले ट्रायंगल बताता हूँ जिसमें दो एंगल 60 से अलग है। मान लीजिए मैंने, देखो भाई, दो एंगल 60 से अलग, तो मुझे एक एंगल को तो 60 रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया तीनों एंगल 60 से अलग, एक भी 60 होगा नहीं। यहाँ पर दो एंगल 60 से अलग, तो एक एंगल तो 60 हो गया ना। तो अगर ये 60 हो गया, दोनों का सम होता है कितना, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो कह सकता हूँ ये 70 और ये 50 मान लेता हूँ। देखो 70 50 120 और 60 180। तो ये वाले ट्रायंगल्स हो गए जिसके अंदर दो एंगल 60 से अलग है। तो ये वाले ट्रायंगल कौन से हो गए जिसमें तीनों 60 से अलग। ये वाले ट्रायंगल कौन से हो गए जिसमें दो 60 से अलग। अब आपको देखना है क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल 60 हो और एक 60 से अलग हो। मतलब दो एंगल 60 हो, एक 60 के अलग हो। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? अगर दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली कैटेगरी इस सेट में नहीं आई। जो उसने बोला एक एंगल 60 से अलग, अगर एक एंगल 60 से अलग हुआ, बाकी दोनों का फिर हम चर्चा उस पर नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, यहाँ पर ये वाला कौन सा ट्रायंगल बना, तीनों 60 से अलग। ये वाला कौन सा ट्रायंगल बना, दो 60 से अलग, एक 60। यहाँ पर एक एंगल 60 से अलग, मतलब दोनों एंगल 60। अगर दोनों 60 हो गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाली दोनों कैटेगरी आ रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है जिसमें या तो तीनों एंगल 60 से लगे या दो एंगल 60 से लगे। एक का तो हम क्या है, मतलब ही नहीं बनता, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों का सम हमें 180 करना होता है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। अब बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट?
यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है जिसमें या तो तीनों एंगल 60 से अलग हैं या एक एंगल 60 से अलग है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो भाई, तीनों एंगल 60 से अलग, इसका उल्टा क्या होगा? तीनों एंगल 60। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? भाई आपको बोल रहा है कि ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें तीनों एंगल 60 से अलग है। आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीनों एंगल 60 के अलग हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ इसका उल्टा करना, तो आप बोलोगे तीनों एंगल 60। तो तीनों एंगल जब 60 डिग्री हो जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट। तो क्वेश्चन बड़ा बहुत ही मतलब इसको समझाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट इतना सा था कि तीनों एंगल 60 से अलग, इसका उल्टा होगा तीनों एंगल 60। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस अब ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। अभी हमने पीछे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फाई डैश क्या होता है? देखो भाई, अभी हमने बताया था फाई डैश होता है यू। फाई डैश क्या होता है? यू होता है फाई डैश। तो मैंने इसको यू लिख लिया। अब यूनिवर्सल सेट में और ए में देखो, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, ए होता है उसका पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? यू और ए में कॉमन क्या आएगा? ए ही तो कॉमन आएगा। भाई मान लो एक बुक है और एक पेज है, तो दोनों में कॉमन क्या है? पेज ही तो है, वही वाला पेज। तो अगर आप बड़े सेट में से छोटा सेट अगर कॉमन निकाल रहे हो, उन दोनों में कॉमन निकाल रहे हो, तो छोटे वाली चीज़ ही कॉमन आने वाली है, ठीक है ना। और अगर आप, मैंने पीछे बताया था ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वो होगा क्या? फाई। और यू डैश क्या होता है? यू डैश होता है फाई। अब आप एक खाली सेट में और एक थोड़ा भरा हुआ सेट है, उन दोनों में कॉमन निकाल रहे हो। एक खाली सेट और एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट है, क्या उसमें कुछ कॉमन आएगा? नहीं। तो दोनों में क्या कॉमन होगा? खाली। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कुछ भी आपको पार्ट ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ तो समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।